Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. And सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं तो I hope you are enjoying the winter season and especially in Karachi like us. हमें बहुत कम winter के दिन मिलते हैं. Especially today is a very nice and chilly day. So I hope all of you are enjoying the good weather and enjoying all the sports on PTV Sports. एंड इस मिड वीक में हमने काफ़ी सारा यूरोपियन एक्शन देखा. चैम्पियंस लीग का जो मैच डे 6 था वो हमने देखने को मिला जिसमें लिवरपूल ने अपनी पोजीशन फिर बरकरार रखी. दे आर लीडिंग द टेबल. मो सलाह लीडिंग द पैक्ट विद द मोस्ट गोल creations I would say for Liverpool. उसके साथ साथ we also saw Atalanta finally losing a match in this Champions League campaign. लेकिन Real Madrid with a very good win for them and their players as well. Mbappe इसमें स्कोर करते हैं, Vinicius स्कोर करते हैं and Bellingham. और अब वो जो है pretty much वो सेफ्टी जोन में आ चुके हैं. Although Carlo Ancelotti ने कहा है कि 2 मैचेस रह गए हैं लेकिन he sees this team playing the playoff and बड़ी एक gritty win उन्होंने निकाली and Real Madrid doing Real Madrid things playing away at Atalanta. लेकिन एक और जो बड़ी खबर है कि मैन सिटी की जो लूजिंग स्ट्रीक है that continues. इस दफ़ा जो है वो यूवेंटस से 2-0 के स्कोर लाइन से हारे and now they are almost at the cusp of being eliminated from this entire tournament. 2 मैचेस उनके और रहते हैं. It's going to be between them, Eindhoven and PSG. अब देखना है कि वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी लाइन्स निकल रही हैं चैम्पियंस लीग के साथ. और कुछ ऐसे क्लब्स भी हैं जो एट द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन हम जिनका जिक्र ही नहीं होता लेकिन वो जो हैं वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं इन द फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ 16. तो उस पर पूरी गुफ्तगू करेंगे. साथ साथ अगर हम यूरोपा कप की बात करते हैं तो वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड आर फाइनली इन सेफ्टी. लेकिन जो उनका मैच उन्होंने खेला वर्सेस द चेक क्लब काफ़ी सारे सवालिया निशान हैं. और इनफैक्ट अब तो काफ़ी रूमर मिल गर्म हो चुका है कि शायद रैशफोर्ड जो हैं उनको ऑफलोड कर दिया जाएगा दिसंबर में. तो प्लेयर लाइक हिम लेकिन अगर ऑफलोड भी करेंगे तो अब उनकी जो करंट फॉर्म चल रही है उनको लेगा कौन. तो यूनाइटेड के मसले जो हैं नए मैनेजर के आने के साथ जो हैं बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कम हुए हैं बल्कि अब वो बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि हर डायरेक्शन में लग रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में वो टीम जो है पुल की जा रही है फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. विल टॉक अबाउट दैट. साथ साथ जो वर्ल्ड कप्स हैं 2030 का जो है वो प्रीटी मच सबको मालूम ही था कि वो जा रहा है बिटवीन द 2 कन्फेडरेशंस दैट इज साउथ अमेरिका एंड यूरोप एंड अफ्रीका. इनफैक्ट क्योंकि जब पहले 3 मैचेस होंगे दे विल बी इन साउथ अमेरिका. उसके बाद दे विल बी टूर्नामेंट शिफ्ट होगा बिटवीन पोर्चुगल, स्पेन एंड मोरक्को. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप होगा. लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2034 का जो वर्ल्ड कप है दैट हैज़ बिन कंफर्म्ड एंड अवॉर्डेड टू सऊदी अरेबिया. एंड विद इन 12 ईयर्स के स्पैन के अंदर ये दूसरी बार जो है मिडल ईस्ट के अंदर हमें ये वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा. तो ये सारी बातें होंगी. और इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान वुमेन्स टीम की जो कैप्टन है मारिया खान वो भी शो में आगे जाकर ज्वाइन करेंगी. सो डू स्टे विद अस फॉर द एंटायर आवर्स ऑफ सम एक्साइटिंग फुटबॉल न्यूज़ एंड व्यूज एनालिसिस. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव विद आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स ऑन माई राइट हु इज taken upon himself to sit on the driving seat today, so let's hope we can handle it. On my right, Abdul Latif Dadavoy, sir, aap theek hain? All well? All well, thank you for having me, Altamash. Business end is of the Champions League group phase आ चुका है जिसे हम कहते हैं सब 2 राउंड ऑफ मैचेस रह गए हैं. और इस वक्त जो सिचुएशन है अल्तमश इट्स वेरी फैसिनेटिंग. 2 बड़े नाम PSG, मैनचेस्टर सिटी, यू नो कोई सोच नहीं सकता था कि इस स्टेज के ऊपर ये लोग इतनी प्रिकेरियस पोजीशन के अंदर होंगे बिकॉज जो अगला मैच है वो इन दोनों के दरमियान ही होने वाला है. वो PSG के ग्राउंड पर होगा एंड यू नो दे हैव मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस गेम के अंदर ये है कि दोनों में से कोई हारे ना वो गेम. सो अ ड्रॉ वुड बी एन आइडियल रिजल्ट एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ देम विन देयर लास्ट मैच. और PSG का जो आखिरी मैच है वो स्टुटगार्ट के अगेंस्ट अवे गेम है. और स्टुटगार्ट आपको पता है वो इजिप्शियन स्ट्राइकर जो हैं उमार मारमूश और इकी टिकी की जो पार्टनरशिप चल रही है वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है. उसके बाद फिर अगर हम मैन सिटी की बात करें दे हैव द लास्ट गेम अगेंस्ट क्लब ब्रूग. तो वो मेरे ख्याल से विनेबल गेम है सिटी के लिए. आई वुडंट बी सरप्राइज इफ सिटी बीट क्लब ब्रूज. ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड भी है बट इस वक्त सिटी के साथ कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है द वे थिंग्स आर गोइंग. दैट्स ट्रू अल्तमश. लेकिन जो गल्फ है ना इन क्लास बिटवीन क्लब ब्रूगा एंड मैनचेस्टर सिटी इट्स ह्यूज. मतलब मैं देखिए इन ऑल रियलिस्टिकली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि क्लब ब्रूज से हारेंगे. क्लब ब्रूज से हार गए तो फिर गार्डियोला की सैकिंग की बातें ना शुरू हो जाएं. इतनी डेस्परेट सिचुएशन हो जाएगी बिकॉज इफ दे रीच दैट स्टेज. बट इट्स फैसिनेटिंग द ग्रुप स्टेज राइट नाउ. बिल्कुल सही. आज आपने PSG और सिटी की बात की. ये दोनों वो क्लब्स हैं जो चाहते हैं कि वो यूरोप के लिए फाइट करें. यहाँ तो एलिमिनेशन की बात हो रही है एंड द 2 ऑयल रिच डायनेस्टीज अगेन. It's not just the clubs, it's the 2 countries against each other, Abu Dhabi and Qatar. So interesting times. Let's see. चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब. आज जो सेकंड सीट पे बैठे हुए हैं but we'll always come very strong. Usman Malik, how are you? Good to have you back. All good, alhamdulillah.
बिल्कुल बड़ा फैसिनेटिंग किस्म का वीक था. ओल्ड लेडी डिफीटेड ओल्ड मैन, आई वुड से. दूसरी तरफ एक और चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, भाई ओल्ड लेडी यू मीन जुवेंटस एंड ओल्ड मैन यू मीन मैन मैन सिटी. सिटी डेफिनेटली. अच्छा लाए हैं आप ये. तो मैं समझता हूँ कि वो वाला जो मैच था स्पेशली वो बड़ा एक बॉक्स ऑफिस मैच था, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एक रन चल रहा है सिटी का, दैट इज़ लाइक यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये वही टीम है जो 4 कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग जीत आपको पता है यूरोप के अंदर मैन सिटी हैज कंसीडर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन द लास्ट 9 मैचेस. 21 गोल्स मैन सिटी ने कंसीड किए हैं. अनहर्ड ऑफ फ्रॉम अ टीम लाइक दिस. ऑल ऑफ यूरोप, नॉट जस्ट इंग्लैंड या इंग्लैंड एंड स्पेन. पिछले 6 मैचेस की बात करें तो मैन सिटी रेलीगेशन जोन पे साउथहैम्पटन से सिर्फ प्रॉब्ली 1 पॉइंट ऊपर है. और अगर हम चैंपियंस लीग की अभी हमने बात की है, PSG वर्सेस सिटी इज लाइक प्रॉब्ली मुझे लगता है एलिमिनेटर होगा. तो ये एक बड़ा एक जिसे कहते हैं सरप्राइजिंग शॉकिंग रिजल्ट है उनकी तरफ से. और पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे लगता है टेन हाग का कोई कर्स है. अब दोनों की डाबी भी होने वाली है यूनाइटेड. और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई पर्सनली थिंक कि यूनाइटेड इज फेवरेट टू विन दैट मैच जो करंट फॉर्म चल रही है. दूसरी तरफ अगर हम इंटरनेशनल फुटबॉल की थोड़ी बात करें तो वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से जो है वो यूरोपियन जो ग्रुप्स हैं वो अनाउंस हो गए. और उसमें Qualifying इंग्लैंड groups. जी क्वालिफाइंग ग्रुप्स अनाउंस हो गए. इंग्लैंड का ग्रुप में जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर्बिया और लैटविया प्रॉब्ली. तो क्वाइट एन इजी ग्रुप. देखते हैं क्या होता है. बट Serbia is always a very tricky team to beat. ऑलवेज हाँ Serbia is a very डिफेंसिवली tricky team. स्पेशली बड़ा एक वो प्रैग्मेटिक किस्म की फुटबॉल वो खेलते हैं. तो लेट्स सी कि आगे जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसके अंदर कौन से यूरोपियन जाइंट्स हैं और कौन सी ऐसी टीम्स हैं. इसमें एक और चीज़ ये है कि जो ये टूर्नामेंट हो रहा है उसके जो ग्रुप्स जो आए हैं उसमें लूज़र और विनर वो उस तरह से प्लेस है. जैसे फ्रांस वर्सेस इटली है तो जो टीम हारेगी वो प्लेस होगी आई थिंक ग्रुप बी के अंदर. और ग्रुप ई इस तरह से कुछ है. वो अभी तक फाइनल जो है टीम्स अभी तक प्रॉपर्ली आई नहीं है जब तक ये वो रिजल्ट. आई थिंक यूएफए ने एक ठान ली है कि उनको जो है अपने व्यूअर्स को और अपने फैंस को कंफ्यूज करके रखना है कि अभी भी नेशंस लीग जो है वो भी हर साल समझनी पड़ती है कि इस साल ये क्या करने जा रहे हैं. चैंपियंस लीग का फॉर्मेट चेंज कर दिया है. अब जो यूरोपियन क्वालिफाइंग है वो भी जो है अगले शो में जरूर डिस्कस करेंगे. लेकिन आज सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपा कप के मैच से जो खेला गया बिटवीन विक्टोरिया प्लेजेंट एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इन चेक रिपब्लिक. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं. Casemiro trying to drop the shoulder and opened it up here for Joshua Zirkzee. Chance for him to change pace and show his physicality as well as his ability. Was there a hand in there? Certainly claims of it. Zirkzee goes on and it's somehow helped over the top. Now Bruno Fernandes. Bit of space here, bit of time as well. Options, but he goes for it. It's a really good effort and a save to match it from Schulk. Is it going to land? Zirkzee appeared to get a touch on the ball. That's curling, but not quite enough from the host's point of view. Yeah, but time's posed a little bit of a threat against Manchester United here tonight. Oh, and that's Onana giving it away. This could be a real problem. It is. It's a disaster for Manchester United, all of their own making. And Victoria Pilsen wheel away in delight. He's shown a bit of urgency there, Fernandes, you know, getting the ball and doing it quickly, trying to get the free kick up and running. Anthony to Ahmad, oh, it's lovely. And Højlund! He's done it again. That is just what Manchester United needed. Fernandes. Oh, Højlund's there! That's a fantastic ball by Fernandes. Bruno Fernandes. Through to Rasmus Højlund! That's a stunning goal! Fantastic finish. Really clever pass, sumptuous first touch, and a finish that means so much to Manchester United on the night and in the competition. And that is that. A The Danish huge striker win. Rasmus Højlund saving the day for Manchester United. इस मैच में 68% उनकी पोजेशन रहती है. 2.73 का XG होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का with 8 shots on target, लेकिन 6 saves from the keeper of Victoria Pleasant. And उसके साथ साथ फिनिशिंग टच जो है वो नहीं मिल रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड को. एंड वो ऑफ द बेंच आते हैं रास्मस हॉलैंड, वो 2 गोल करते हैं, उनको जिताते हैं. एंड जहाँ तक हम बात करते हैं ओनाना की,
कुछ मैचेस में वो लिटरली मैचेस सेव करते हैं यूनाइटेड के लिए और कुछ मैचेस में वो लिटरली मैच दे देते हैं अगले ओपोनेंट को, तो ये भी एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लॉट्स टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस, बेयरली गेटिंग ओवर द लाइन, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे यूरोपा के अंदर, दैट दे डोंट हैव टू गो थ्रू नाउ द क्वालिफाइंग फेज ऑफ प्लेइंग द बॉटम हाफ टीम्स। जी लतीफ़ ऐसे देखते हैं। अल्टीमेटली ओनाना का जो फॉर्म है, 2 मिस्टेक्स अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट प्लस 1 मिस्टेक हियर, जो उनका एक पास था जो मिस हिट किया उन्होंने, और वो नॉटिंघम ऑब्वियसली प्लेजेंट ने जो पोजीशन विन की और ऑब्वियसली दे कंसीड। तो देख रहे थे कि डिलेक्स खुद मसले में है, उन्हीं को उन्होंने पास दे दिया। इट इज़ वेरी पुअर, एक ब्रेन फ्रीज वाली मोमेंट मुझे नजर आई ओनाना की तरफ से, लेकिन ओनाना अभी मैं कुछ शोज पहले मैं ऐसा समझ रहा था कि ओनाना मे बी हैड बीन द बेस्ट साइनिंग इन द टेन हाग रिजीम, लेकिन अभी यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर जो इतनी मेजर मिस्टेक्स उनकी तरफ से आ रही है, इट्स वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक आई वुड से। स्टार्ट उनका मैन्यू करियर में थोड़ा बेहतर हुआ था, थोड़ा वॉबली था, इनफैक्ट थोड़ा वॉबली स्टार्ट था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो गए थे, वो बड़े डिपेंडेबल हो गए थे। बट एनीवेज इस गेम के अंदर अल्तमश जो एक स्पेसिफिक मेंशन जिसका जरूरी है, जोशुआ ज़र्क्सी, टोटल 61 मिनट्स वो पिच पे थे, सिर्फ 19 टाइम्स उन्होंने बॉल को टच किया। पहले आधे घंटे में तो सिर्फ 11 टाइम था, हाफ टाइम पे 16 टाइम्स बॉल टच की, और 61 मिनट्स में जस्ट 19 टचेस। वो समझ रहे हैं कि शायद वो अर्लिंग हालैंड है कि इतने कम टचेस के साथ भी वो गोल कर लेंगे, वो नहीं कर सके वो गोल। इट वाज एक्सट्रीमली पुअर द नंबर ऑफ टाइम्स यूनाइटेड प्लेयर्स केप्ट ऑन लूजिंग पोजेशन इन डेंजरस एरियाज। रैशवर्ड और वो जो फाउल जो टैकल उन्होंने किया था सैमसन को, वो एक येलो कार्ड दिया गया, वो इतना रैश चैलेंज था कि ही कुड हैव इजीली बीन अ रेड कार्ड, और एमरिन को वो उसी वक्त समझ आ गई सिचुएशन, उन्होंने इमीडिएटली उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, वरना वो सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती थी। बेंच से आते हैं हॉयलैंड, एंड हॉयलैंड इज द ओनली पॉजिटिव लाइट इन दिस गेम आई वुड से, बिकॉज इन दिस टीम आई वुड से रादर। यस एब्सोल्युटली। अल्तमश मार्च 2023 से ये पहला अवे यूरोपियन फिक्सचर है जो यूनाइटेड जीता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि अवे फिक्सचर्स में कितना बुरा हाल चल रहा है यूनाइटेड का, लेकिन ये जो विक्ट्री आई है और जो हॉयलैंड के जो गोल्स हैं, आई मीन इट शुड डेफिनेटली सर्व एज अ मोरल बूस्टर फॉर द टीम एंड फॉर हॉयलैंड एज वेल, बिकॉज अगेंस्ट मैन सिटी at the weekend they would need Haaland to fire at all cylinders for sure. इस गेम के अंदर भी अल्तमश जो एक मजे की चीज जो देखने की नजर आई कि एट द एंड ऑफ द गेम हॉयलैंड और अमाड डियालो का एक हीटेड एक्सचेंज था कि जब वो हॉयलैंड कह रहे थे कि भाई तुमने मुझे पास क्यों नहीं किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, जहां पे एक और गोल हो सकता था, लेकिन अमाड डियालो ने खुद वो शॉट लिया था। और बड़ी मजे की बात, उसकी थोड़ी देर बाद हॉयलैंड ने सेम हरकत रिपीट की जब उन्होंने ये पास एंथनी को नहीं किया, लेकिन एंथनी ने ऑब्वियसली इतना कोई कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त काफी डाउन है, लेकिन जो कोच हैं एमरिन, उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली इस एक्सचेंज को लिया, इस हीटेड डिस्कशन को लिया, उन्होंने बोला कि एटलीस्ट चलो डिजायर तो नजर आ रहा है, दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि बाकी प्लेयर्स के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उनका डिजायर ही नहीं अब खेलने का बात हमें लग रही है। जी उस्मान, देखिए जी, चैंपियंस लीग के अंदर लिवरपूल अनबीटन है, यूरोपा के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड अनबीटन है, तो ये एक बड़ी बात है। यूरोपा के अंदर समहाउ ड्रॉज हमने देखे और इसी तरह के हमने विन्स देखे, दोनों टीम्स बल्कि अनबीटन रिकॉर्ड के साथ आई थी और आज एक टीम को हारना था। आई वुड से विक्टोरिया प्लेजेंट का बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट था, एक फास्ट स्टार्ट था, और वो उनके जो रन्स थे इनिशियली फर्स्ट हाफ के अंदर दे कम्प्लीटली डिज़र्व अ गोल, और वो हुआ। और उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही है कि जो टीम है वो प्रॉब्ली आई थिंक जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक जो मोमेंटम आप क्रिएट करते हैं वो समहाउ नहीं हो पा रहा। ओनली प्लेयर हॉयलैंड जो हैं वो उनकी, हालांकि मैं ये समझता हूँ ही इज़ नॉट एज गुड एज फिनिशर एज हालान, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी वीकनेसेस के हवाले से भी, ऑफ द बॉल रन्स के हवाले से भी, और वो फाइट कर रहे थे, नज़र आ रहा था कि वो लड़ हैं टीम के लिए। और अगर ऑन द कॉन्ट्री देखा जाए रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस, आई थिंक ये वही प्लेयर है जिसने 2 सीज़न पहले 30 गोल स्कोर किए थे, जिसकी 120 से या 140-50 की वैल्यूएशन लगाई जा रही थी। 325,000 पे उनको जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है पाउंड्स पर वीक। और अब बिल्कुल आपने सही कहा शो के इंट्रोडक्शन में ही कि अगर कोई 40 मिलियन का ले भी लेगा तो इतने हाई वेजेस कौन अफोर्ड करेगा? वो प्लेयर जो बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं पुट इन कर रहा, उनका कॉन्फिडेंस भी लो है, इंग्लैंड टीम से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो आई थिंक टेस्टिंग टाइम, बट यूरोपा के अंदर यूनाइटेड की कुछ परफॉर्मेंसेस या रिजल्ट जो हम कहते हैं वो उनके हक में 7वीं पोजीशन पे हैं वो, एंड दे आर वेरी मच फेवरेट्स आई वुड से टू क्वालिफाई फॉर राउंड ऑफ 16।
नहीं वो तो उनको करना ही चाहिए जिस तरह से वो टीम without है the playoff, basically. विदाउट द प्ले ऑफ Without the एग्जैक्टली play, जी। लेकिन एक और टीम की क्विकली बात कर लेते हैं वो है स्पर्स जिनका मैच हुआ रेंजर्स के साथ एंड हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि एंड पोस्टेग्लू जो है किसी यूजली तो वो प्लेयर्स को हर वक्त शील्ड करते हैं लेकिन इस दफ़ा जो है वो खुल के सामने आए अपने ही प्लेयर के खिलाफ टॉकिंग अबाउट टीमो वर्नर लेट्स हैव अ लिसन इन टू व्हाट टीमो वर्नर सॉरी एंड पोस्टेग्लू हैड टू से अबाउट टीमो वर्नर आफ्टर द मैच वर्सेस रेंजर्स playing anywhere near the level he should. You seem frustrated with Werner there, and I mean, do you need more from your I senior do. players? Yeah, absolutely. Yeah, I think when you've got 18-year-olds, I think it's not acceptable to me. And I said that to Timo. He's a senior international. He's a German international. In the moment we're in right now, it's not like we've got many kind of options. That I need everyone sort of, to at least be going out there, trying to give the best of themselves. And his performance in the first half wasn't acceptable. How did he take it, and what do you kind of put this down to? Well, I don't really know, and it's not really of great concern. Like I said, we just need everybody, including him, to be contributing because we don't have the depth to sort of leave people out if they perform poorly. We need them to play their part, and like I said, especially the senior guys. When I'm asking younger guys to do massive jobs, I expect the level of performance from some of the senior guys. And मेट इनका फेमस वर्ड जो ये हर कॉन्फ्रेंस में सबके साथ यही कहते हैं मेट वेरी टफ टाइम गोइंग फॉर एंड पोस्टेग्लू एट द मोमेंट और फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि जब से इन पे स्पॉटलाइट आई है फर्स्ट एट सेल्टिक एंड नाउ एट स्पर्स के उन्होंने अपने प्लेयर के बारे में जो है ऐसी उन्होंने कोई बात की और इस टीमो वर्नर के बारे में खुल के उन्होंने बात की आफ्टर द 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट रेंजर्स प्लेइंग इन ग्लासगो एंड ये कह रहे थे दिस वाज अ होम कमिंग फॉर एंड पोस्टेग्लू क्योंकि वो ग्लासगो से ही उन्होंने लंदन का रुख किया था क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में अल्तमश टीमो वर्नर लाइप्जिग में थे ही वाज अनवांटेड एट लाइप्जिग तभी उनको यहाँ पे हॉटस्पर्स भेजा गया ऑन लोन तो अगर इस किस्म का एटीट्यूड इस किस्म की परफॉर्मेंसेज रही तो डेफिनेटली वो साइन नहीं करने वाले स्पर्स उनको फर्स्ट हाफ के एंड में उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जम के तारीफ किए 18 साल के जो लड़के थे आर्ची ग्रे और बर्गवॉल आर्ची ग्रे वाज इनफैक्ट प्लेइंग एट सेंटर बैक बिकॉज जो सेंटर बैक के 3 सेंटर बैक्स हैं वो आउट हैं आपके क्रिस्टियन रोमेरो हो गए वैन डू वेन हो गए प्लस बेन डेविस जो सेंटर बैक खेल रहे थे ही इज आल्सो इंजर्ड राइट नाउ तो वो उन्होंने ये बताया कि स्क्वाड इज रिड्यूस्ड टू इट्स बेयर बोन्स नाउ एवरीबॉडी हैज टू गिव मोर देन 100% बिकॉज अभी जो टफ रन ऑफ फिक्सचर्स है इट्स नॉट इजी टाइम्स फॉर स्पर्स बिल्कुल जी उस्मान जी बिल्कुल आई मीन पोस्टेकोग्लू को सिटी से मेरे ख्याल है हर हफ्ते ही खेलना चाहिए और बाकी कोई प्लान बी सी डी नहीं है प्लान ए ही है और वो काफ़ी एक्सपोज हो गए जब सिटी को 4-0 हराया था तो उस वक्त बातें ये हो रही थी टॉटनहम फैंस कह रहे थे कि हम इनका स्टैच्यू बनाएंगे और आज ये बातें हो रही हैं कि प्रॉब्ली तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोच की भी हैंडलिंग आई वुड से चाहे वो डिफेंसिव सेट पीसेस को डिफेंड करना हो चाहे दूसरे मामला तो वो फिर पूरी टीम के अंदर वो चीज़ वो फिजा फैल जाती है व्हेन यू प्ले फ्रॉम द बैक आप ठीक है आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो नज़र भी आ रहा है और जो उसका स्लम चल रहा है चेल्सी से फिर लाइप्जिग और फिर लाइप्जिग से स्पर्स और फिर अब वापस मेरा ख्याल है जर्मनी वो जाएंगे और किसी लो रैंक टीम के पास जाएंगे He's a German player. We expect much more from him. He's a senior player. Back in the time, he was एक बड़े अरसे तक वो जर्मनी के स्ट्राइकर रहे और बड़ी अच्छी उनकी और ये बड़े ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी थे 30 गोल करते थे ये वर्नर तो आई थिंक प्रॉब्ली इसमें मैनेजर का भी उतनी बात है जितना प्लेयर की तरफ से रिस्पॉन्स है That's right, mate. नजर डालते हैं यूरोपा के पॉइंट्स टेबल के ऊपर कि क्या सूरत हाल है एंड सिंस द फॉर्मेट हैज़ चेंज तो जो क्वालिफिकेशंस होगी वो भी डिफरेंट होगी एंड लाजियो एथलेटिक क्लब एंडरलेक्ट लियोन फ्रैंकफर्ट गैलाटासराय यूनाइटेड एंड रेंजर्स ये जो टॉप 8 हैं ये ऑटोमेटिक जो है वो राउंड ऑफ 16 में जाएंगे और उनके बाद जो क्लब्स हैं उनके अंदर फिर एक क्वालिफिकेशन राउंड होगा जो उसमें जो 8 टीमें बनेंगी एंड उसके अंदर जो है 8 टीमें आगे आएंगी दे विल नाउ देन क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 मैचेस सो ये सूरत हाल है इस वक्त यूरोपा कप के पॉइंट्स टेबल की एंड ऑन दैट नोट हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक के जाने ब्रेक के बाद आगे विल डिस्कस चैंपियंस लीग इन डिटेल एंड मारिया खान द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान वुमेन्स टीम विल आल्सो बी जॉइनिंग अस एंड विल डिस्कस द सऊदी वर्ल्ड कप 2034 एज वेल इन द अपकमिंग 10 years हमारे साथ रहेगा कहीं नहीं जाए स्टे हियर ऑन PTV स्पोर्ट्स
ब्रेक के बाद खुश आमदीद. Thank you very much for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we've discussed the Europa League in detail. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात होती है Champions League की, and then we'll do a preview of the upcoming matches in the English Premier League, mainly the Manchester Derby. तो पहले बात कर लेते हैं, जब मैंने बात की Manchester की, तो we can start off with Manchester City, जिनका मैच midweek हुआ versus Juventus, and Juventus का इस वक्त longest जो है वो unbeaten streak जो है वो चल रहा है versus Juventus of 6 matches, and that's the most number of matches जिसके खिलाफ City अभी तक नहीं जीत पाया है in Europe. तो नजर डालते हैं इस मैच के हाइलाइट्स के ऊपर, Juventus versus Man City, जो ये 2-0 से हारे, और फिर इस मैच को एंड दोनों टीम्स को डिस्कस करते हैं. De Bruyne, lovely ball, Haaland's in! Good save by Di Gregorio. That's the best moment of the match. Brilliant between De Bruyne and Haaland, but a good save. And it stays at 0-0. Well, it's Gatti up from the back, Ederson parries it, Guardiol clears it. What was he doing there? Yildiz with the ball in, Vlahovic with a header, Ederson with a save, but it's crossed the line. And Juventus, who've barely threatened, now take the lead. And a Vlahovic header, which Ederson did everything to prevent, but it's just crept over. Looking for an equaliser. Here's Gundogan. Good effort. Di Gregorio with a save again. It was going into that corner from Gundogan, no question about it. That's a good save. Well, now there's a bit of space here. McKennie and Weah, and the Blues are stretched. Lewis makes the all-important block, but then he reaches McKennie again. And Juventus now lead 2-0. And the Blues are in a deep, deep hole again. Lewis. Oh, now was that an arm from Gatti? City think it was. Clement Turpin says no. And VAR agree with him. No penalty. City. Some very crucial saves by the Juventus keeper over there, and जो गोल था दूसरा वाला Juventus की जानिब से उसे कहा जा रहा है the All-American affair, क्योंकि पहले टिम वीए जो है उनकी असिस्ट होती है एंड मैकेनी उस पर स्कोर करते हैं. इस तरह से 2-0 से Juventus जो है हराता है मैन सिटी को. although playing away City had more possession, they had a better XG as well, लेकिन ऑन शॉट टारगेट उनके 3 थे as compared to Juventus who had 5. और उसके साथ साथ अब 8 मैचेस में City have failed to keep a clean sheet, and अब तक वो 9 गोल्स कंसीड कर चुके हैं, the highest amongst any team in Europe in their past few matches. तो क्या हो रहा है सिटी के साथ, और 22वें नंबर पे इस वक्त वो मौजूद हैं इन द UEFA Champions League as well. जैसे हमने शो की शुरुआत में कहा था कि pretty much on the brink of elimination. Can they come back from here? Of course they can. They have the players, they have the pedigree, but things are looking very difficult at the moment. जी कैसे देखते हैं इस मैच को? अगर पहला वो जो सेव था यूवेंटस के गोलकीपर का अगेंस्ट हालैंड, वो अगर गोल हो जाता थिंग्स कुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट, बट देन अगेन सिटी नॉट गेटिंग अ रिजल्ट एंड थिंग्स नॉट लुकिंग गुड फॉर देम. जी अल्तमिश, सिटी के ऊपर तो हम आते हैं. यूवेंटस की अगर मैं बात करूं तो उनका भी जो फॉर्म था गोइंग इनटू दिस गेम, जस्ट 1 विन इन 6 गेम्स. ऑल्दो दे आर अनबीटन इन सेrie A राइट नाउ, बट लेकिन ज़्यादातर ड्रॉज ही हैं उनकी लीग पोजीशन इस वक्त 5th है, 4th या 5th है. सो इस गेम के अंदर भी अल्तमिश व्लाहोविच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था गोल स्कोर करना, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा उनका वापस आए, बिकॉज थोड़ा बहुत रिसेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी गोल स्कोरिंग बेस्ट फॉर्म में नहीं थे वो. एंड ऑब्वियसली मैकेनी गेटिंग दैट ऑल इम्पॉर्टेंट विनर एज वेल. ऑन द अदर हैंड अल्तमिश ये जो अब सिटी की पोजीशन है 7th डिफीट इन द लास्ट 10 गेम्स. This is the first time that it has happened in Pep Guardiola's career. Sorry, let me correct myself as well. 21 goals in the last 9 matches for City. बिल्कुल. So sorry about that. So ultimately, what they need to do right now is, go back to basics. अब बात ये है ना कि जो basics वाली चीजें उन्होंने कभी की नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, because they were so used to winning the ball back so high up the pitch कि वो जो डिफेंसिव वर्क था ना उसकी नौबत नहीं पड़ती थी, बिकॉज मैक्सिमम पोजीशन सिटी के पास होती थी. बॉल फॉरन से विन बैक करते थे और फिर आगे प्रेस हाई प्रेस करके अटैक पे जाते थे वो तो. लेकिन अब डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज करना है टीम को, मिडफील्ड को याद दिलाना है कि भाई आपने अपने डिफेंसिव रोल्स करने हैं. जो ट्रैक बैकिंग होती है वो करनी पड़ेगी, बिकॉज जो डिफेंसिव रिकॉर्ड है दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. उसके अलावा मतलब रूट कॉज इसको मैं कह रहा हूँ क्योंकि बैक टू बेसिक जाना है.
मेन बात यह है कि अल्तमश जो लेग्स खत्म हो गए हैं, एजिंग टीम है। आप डिब्रोइना को देख लें, आप गुंडोगन को देख लें, बर्नार्डो सिल्वा को देख लें, काइल वॉकर को देख लें। सो व्हाट दे नीड टू डू इज के अपने आप को स्क्वाड में सर्जरी तो देखें ट्रांसफर विंडो के अंदर होगी, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम किसी भी तरीके से इन्होंने डिफेंसिवली अपने आप को कंट्रोल करना है, और अटैकिंग जो एक वाइब्रेंसी होती है, एक अटैकिंग बर्फ थी, एक जो जोश वलवला जो अटैक में नजर आता था, दैट इज कंप्लीटली गॉन। सो आई मीन दीज आर डेफिनेटली टफ टाइम्स, बट वीकेंड के ऊपर अब यही है कि जो यूनाइटेड अगेंस्ट अब देखना ये कि who plays more bad या who plays worse than the two। इसमें तो आएंगे जी लतीफ, इस पे आते हैं जी। आई मीन सिटी की मिडफील्ड इतनी स्लो है that even an old lady ran over them। I mean clearly बहुत ही बुरा हाल है, बिल्कुल सही बात है। एजिंग लेग्स तो है ही हैं, बट दे आर टोटली बर्न आउट। आई मीन आई थिंक जिस तरह से वो जीत के और वो कंसेक्यूटिव 4 सीज़न और इस सीज़न 5 का रिकॉर्ड बनाने जा रही थी सिटी। काइल वॉकर वो प्लेयर ही नहीं है जो पिछले सीज़न थे, उनकी स्पीड वो नहीं रही। रूबन डियास को कहा जाता था कि वर्जिल वैन डाइक के साथ अलॉन्ग विद हिम बिल्कुल उसी तरह का डिफेंडर है, वो बिल्कुल वो नहीं है। फाइनल थर्ड पे जाए, क्रिएटिव एलिमेंट्स तो हमें नज़र आते हैं, बर्नार्डो सिल्वा हो गए, डिब्राउने हो गए, बट फाइनल थर्ड के अंदर दे कुड नॉट स्कोर। बिल्कुल एक ये बड़ा बेहतरीन मौका था हलान के पास कि 1-0 की बढ़तरी कर लेते वो, लेकिन बेहतरीन स्टॉप रोका गोलकीपर ने। आई थिंक इट्स वेरी टफ फॉर देम। और अब उनके पास उनको यही, मैं तो ये समझता हूँ जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं, उनको अपने सारे मैचेस को रिक्वेस्ट करके पोस्टपोन करा देने चाहिए टिल द जनवरी ट्रांसफर विंडो विल ओपन। और जो मिडफील्ड पोजीशन है, आप अंदाज़ा लगाएं कि रॉड्री की कमी कितनी बुरी तरह से महसूस हो रही है, एक्सपोज करके रख दिया है पूरी बैक फोर को, तो कोई आंसर्स नहीं है। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट सीजन पेप गार्डियोला का, और द वर्स्ट सीजन प्रोबब्ली सिटी का भी। इसी पे सुन लेते हैं कि पेप गार्डियोला ने कहा अपनी टीम के बारे में, और वो तो कह रहे हैं आई स्टिल लव माय टीम एंड द वे दे परफॉर्म। जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। लेट्स हैव लिसन टू व्हाट पेप गार्डियोला हैड टू से आफ्टर दिस मैच। Today other games, yeah, not today, no. We missed the last pass when arrived in the 6-yard box in a penalty spot many times, and had the composure or especially shoot or make the good movement and assist. So that was the difference today, but we are the best. I love my team, the way we play, and the result is not going to convince me the opposite. I think Ilkay Gundogan has said that he does feel there is a confidence issue in the team and maybe a mental one as well. Did you see any of that today? I know yesterday you were saying that there's no confidence. I'm not agree with Ilkay. I think of course it's tough when you do, you prove it, and you know, except 1 or 2 games in this period that was not good. The rest we play quite similar. I give credit to Juventus. Congratulations for the way they defend, for the transitions they did it. But we were incredible, aggressive in our high pressing. We won the long balls. The back four was really, really good. Of course, it's a cross, and Vlahovic is strong in that position. But the way we played, I'm really pleased. Pep, are you questioning yourself now? Because it's 7 defeats in 10. We're sitting here wondering what's happened, how this is happening to Man City. Do you question yourself because this has never happened to you before? Do you look into yourself thinking, how is this happening? From your own perspective? Yeah, of course. And what do you say? What's the answer? I have my thoughts. I said the game I played really good. I analyzed. You said what happened in the results. This is one question. I am asking here, what do I play today? I played really good, and of course I question myself in the good moments and the bad moments. I was stable in the good moments, and I'm stable in the bad moments. Of course, I try to find a way and do it, but the game was there. So, and that is not. I'm incredibly honest about knowing when we don't play good or don't play good. Always the game will save us. Of course, the results, the confidence give us results, give us a good boost, and okay, we can do it, but. Today we concede few chances comparing in, for example, Nottingham Forest that we won on some Premier League games. It's because we're making the right tempo, but at the end we need the moment in the last moment that then we are going to miss. But we're going to. Pep Guardiola is still trying to be optimistic and keep his team के spirits बाहर रखना वो चाह रहे हैं, और इसी पे लतीफ़ कुछ कहना चाहेंगे। जी लतीफ़। अल्तमश, मैं उनको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, नवंबर में जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करे थे ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ब्रेक, उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिस शुड बी माई लास्ट सीजन, बिकॉज
but I cannot leave the club right now in such a low time because at that point in time 4 consecutive defeats हो चुकी थी. तो अब ये बात नजर आ रही है कि जो उनकी गट इंस्टिंक्ट थी कि दिस शुड बी हिज लास्ट सीजन बिकॉज ही लुक्स आउट ऑफ एनर्जी एंड ही लुक्स आउट ऑफ आइडियाज. मतलब इट इज सो सैड टू सी अ मैनेजर लाइक पेप गार्डियोला मतलब कंप्लीटली क्लूलेस. और अब जो मेरे ख्याल से अभी रॉक बॉटम अभी भी नहीं हिट किया है बिकॉज अगर उनका रिएक्शन आता है यूनाइटेड अगेंस्ट पुराना वाला सिटी नजर आता है तो चलो मैं फिर मान लूंगा रॉक बॉटम पे आके फिर वो उन्होंने रिएक्ट किया. अभी मजीद उनको रियलिटी चेक्स लगेंगे थोड़े बहुत जब हमें नजर आएगा उसके बाद फिर शायद कोई मोमेंटम टर्न हो सकता है. तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि द सिटी विल बी रेड दिस वीकेंड. City will be red this weekend. Manchester will be red this weekend. Manchester will be red. लग रहा है. लेकिन अंत में ये है कि जो ज्यादा बुरा खेलेगा ना वो हार जाएगा सिंपल क्योंकि दोनों टीमें इतनी बुरी हैं. चलें सही है आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द मैच बिटवीन अटलांटा एंड रियल मैड्रिड. अटलांटा के लिए पहला लॉस था इन द चैंपियंस लीग कैंपेन दिस सीजन लेकिन रियल के लिए फर्स्ट अवे विन सिंस द लास्ट चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16. आप देख सकते हैं कि रियल भी किस फॉर्म में स्पेशली जो उनकी अवे फॉर्म चली थी वो कैसी थी. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच. वेरी एक्साइटिंग मैच 2-3 के स्कोर लाइन से ही मैच खत्म होता है. अटलांटा जो है वो मैच हारता है बट दे हैड मोर पोजेशन. उनका XG 3.33 था इस मैच के अंदर विद 9 शॉट्स ऑन टारगेट कंपेयर टू 6 ऑफ रियल मैड्रिड. लेकिन रियल मैड्रिड वर एबल टू स्कोर मोर ऑफ द गोल्स. उन्होंने 3 किए. अटलांटा के जो थे वो 2 गोल थे. बट वेन एवर अटलांटा प्ले जो साइड है जॉन पियर गैस्परिनी की क्या वो मैच खेलती है स्पेशली अगर हम यूरोप की बात करते हैं. एंड जैसे मैंने हाईलाइट से पहले कहा था रियल की ये पहली अवे यूरोपियन विन थी सिंस लास्ट ईयर्स चैंपियंस लीग इन द राउंड ऑफ 16. उसके बाद ये इनकी पहली जो है वो अवे विन थी और इसके साथ अब वो 18th पोजीशन में आ चुके हैं. सो दे आर नाउ एटलीस्ट सेफ. एंड बट एंचेलोटी ने ये ज़रूर कहा कि ही स्टिल सीज दिस टीम प्लेइंग द क्वालिफिकेशन फॉर द मेन राउंड ऑफ 16 ऑफ द चैंपियंस लीग एज वेल. जी कैसे देखते हैं एम्बापे गोल करते हैं 50th गोल फॉर हिम as well. थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है and a bit of statement win for Real Madrid. Ultimately, the injury could not have come at a worse time for Mbappe because अभी वो जैसी फॉर्म में आने लगे थे पिछले कुछ गेम से कंसेक्यूटिवली स्कोर कर रहे थे वो और इस गेम के अंदर भी स्कोर किया उन्होंने बिफोर हिज इंजरी. लेकिन उससे पहले 2 और मजीद मौके थे जहाँ पे वो गोल कर सकते थे लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर सके चांसेस. लेकिन सो अनफॉर्चुनेट ही इज आउट फॉर 10 days. अभी वीकेंड पे रायो वेलेकानो के खिलाफ जो मैच है उसमें डेफिनेटली वो नहीं होंगे. विनीसियस ऑन द अदर हैंड इंजरी से वापस आते हैं. गोल एंड एन असिस्ट बेलिंगम के को जो उन्होंने पास दिया था असिस्ट था एग्जैक्टली जो असिस्ट था वो वाज बेटर देन द गोल एक्चुअली. एब्सोल्युटली मतलब इट वाज फैंटास्टिक पास ऑफ बेलिंगम को. ऑब्वियसली ही इज आल्सो ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस. इस सीजन का स्टार्ट उनका स्लो हुआ था लेकिन अभी वो परफॉर्म करना गोल्स एंड असिस्ट आ रहे हैं. 6 मैचेस कंसेक्यूटिव वो गोल कर चुके हैं. ट्रू. तो आई मीन दे नीड गोल्स फ्रॉम अदर प्लेसेस एज वेल. रियल मैड्रिड अगर लास्ट सीजन वाली फॉर्म उनको बरकरार रखते हैं. रूडिगर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एट द बैक. जिस किस्म के उन्होंने क्रॉसेस रोके हैं डी कैटलेयर को पहुंचने के लिए वो ब्लॉक कर रहे थे अपने हेड से वो क्रॉसेस. वास्केज मुझे 1-on-1 अगेंस्ट लुकमैन स्ट्रगल करते हुए नजर आए स्पेशली इन डिफेंस. मतलब लेकिन मैं गैस्परिनी को यहाँ पे बात करना चाहूँगा. अल्तमश ही हैज टर्न्ड दीज प्लेयर्स हु वर अनवांटेड बाय द प्रीवियस टीम्स. आप लुकमैन को देखें लाइप्जिग में अनवांटेड थे. आप उनको देखें एडिसन को देखें मिडफील्ड में जो ये मैच जो खेल रहे थे ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. जो एनर्जी थी उनकी
जो अप एंड डाउन वो भाग रहे थे. डी कैटेलेर वाज अनवांटेड एट एसी मिलान. इस किस्म के 3-4 और ऐसे नाम है. बेलोनोमा वाज अनवांटेड एट इंटर मिलान. इन सबको जोड़ के एक टीम की शक्ल दे के इनसे इस किस्म की मतलब हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेसिंग गेम, मतलब इतनी मतलब रॉक एंड रोल फुटबॉल जिसे हम नहीं कहते हैं कि वो चीज जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता. गैस्पेरिनी हैज ऑलवेज अचीव्ड लॉट मोर. जो उनके करंट रिसोर्सेज थे उनसे ज्यादा ही उन्होंने वो एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन कभी उस किस्म की रिकग्निशन नहीं मिली जितनी बड़े कोचेस को मिली है. आई फील एंड अब आई एम ग्लैड कि वो अब यूरोपा लीग जीते एटलांटा में, और अब चैंपियन लीग के अंदर भी फॉर श्योर आई एम कि वो नेक्स्ट राउंड के अंदर भी होंगे. that man deserves a lot of credit for sure. जी इस्माइल जी बिल्कुल डिफरेंट मैच था कंपेयर टू द सुपर कप. आई वुड से वो भी लाइक बड़ा थिन मार्जिन से 1-0 का स्कोर लाइन था. यहाँ पे ज़्यादा गोल कंसीड हुए हैं. एंड आई पर्सनली थिंक दैट एंचेलोटी जो है वो ही टर्न इट अराउंड. उन्होंने जो ये बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया कि बेलिंगम को नंबर 10 पोजीशन पे उन्होंने डिप्यूट किया. उससे आप देख सकते हैं कि 6 मैचेस के अंदर कंसेक्यूटिव 6 गोल्स. विनीसियस इज डेफिनेटली बैक और ही इज़ आल्सो परफॉर्मिंग. उन्होंने भी गोल स्कोर किया. पिछले ला लीगा वाले मैच में भी ही वाज क्वाइट पोटेंट. एम्बापे देखते हैं इंजरी कितनी लंबी वो होती है, बट समहाउ जिस तरह के ला लीगा के रिजल्ट्स हैं, चैंपियंस लीग में भी मैं समझता हूँ दे वुड क्वालिफाई. इस मैच से पहले ये सोचा नहीं जा रहा था, और अगेंस्ट अ टीम लाइक एटलांटा लग रहा था कि एटलांटा शायद हरा देगी रियाल को. लेकिन अवे जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. दूसरी तरफ डेफिनेटली गैस्पेरिनी की तारीफ़ करनी पड़ेगी. बिल्कुल सही कहा कि कम रिसोर्सेज के अंदर उन्होंने ऐसी बेहतरीन टीम स्टैब्लिश की. लुकमैन जो है इस वक्त बहुत हॉट प्रॉपर्टी हुए हुए हैं, और तकरीबन 60-70 मिलियन की उनकी प्राइस टैग उन पे लगा हुआ है. एंड ही इज स्कोरिंग फॉर फन. तो आई गेस बैड आई वुड से कि थोड़ा सा अटलांटा की जिस तरह की पोजीशन चल रही थी, सीरिया में भी उनको डिफीट का 2 सामना. साल पहले उन्हीं के एक बड़े कह सकते हैं अंडरडॉग प्लेयर थे जो यूनाइटेड आए, वो इतना वो वहाँ नहीं बैठ पा रहे. नाम उनका मैं भूल रहा हूँ. अटलांटा से जो स्ट्राइकर आए थे, ज़र्क्सी ब्रोनिया से आए थे. बट यूनाइटेड का तो अगर हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि उनके जो बूट रूम इश्यूज हैं प्रॉब्ली वो एक रीज़न है प्लेयर की डेवलपमेंट के अंदर. बट आई थिंक अटलांटा ने पिछले सीज़न अगर हम देखते हैं तो बड़ी बड़ी टीम्स को डिफीट किया, इंक्लूडिंग इससे पहले चैंपियंस लीग के अंदर जो है उन्होंने लिवरपूल को यूरोपा के अंदर लिवरपूल को भी डिफीट किया. और बड़ा मुश्किल एक बड़ी मुश्किल टीम है. तो आई थिंक ह्यूज रिजल्ट फॉर रियल मैड्रिड एंड दे प्रॉब्ली सेफ नाउ. दे लग रहा है कि दे विल स्टिल हैव टू प्ले द, अगर 2 मैचेस में वो पॉइंट्स अगर ले लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दे माइट हैव टू स्टिल गो फॉर द राउंड ऑफ 16 क्वालिफिकेशन. बट या लेट्स सी, इट वाज अ गुड मैच नॉनदलेस. लेकिन कुछ बात हो जाए लिवरपूल की, जो हर मैच अब तक उन्होंने जीता है इतने चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन का. एंड इनफैक्ट अब तो मैं नंबर्स भी भूल गया हूँ कि आर्ने स्लॉट ने कितने मैचेस खेले हैं, और इसमें अभी तक सिर्फ वो एक ही मैच हारे हैं इन अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस. दिस वाज प्लेइंग अगेंस्ट जिरोना. 1-0 की स्कोर लाइन से 1-0 की स्कोर लाइन से वो जीते हैं. मो साला जो है अपनी पेनल्टी कन्वर्ट करते हैं. ज़रा इस मैच की भी हाइलाइट्स देख लेते हैं और फिर इनको और लिवरपूल की टीम को ओवरऑल डिस्कस करते हैं. And there's the header, and it was so close to Joe Gomez. It's lovely from Gravenberch, that's glorious. On to Darwin Nunez, saved by Gazzaniga, and it was a really good save as well. Gutierrez again, lovely ball. It comes all the way through, and Alisson makes the save. Romeu, Gutierrez, it's beaten away by Alisson, and the follow-up is by Brighton Hill, but it's well over the top. Well, they might get a finish here because it's on to Darwin Nunez from Salah. Saved really well by Gazzaniga. Brian Hill again. Gutierrez. Good header away by Gomez. Asprilla. Jones. And Robertson. Juanpe again, only as far as Luis Diaz. The referee says no penalty. It comes to Gravenberch. And here's Andrew Robertson. And Gazzaniga with a really good save again. There on the back of the heel to take his boot off, which then forces him to slip. He's given it. Another big moment as Liverpool look to keep their perfect record intact. And Salah
hits 50 Champions League goals. Salah scoring the penalty over there and with a little bit of help from a former Man United player Donny van de Beek जिन्होंने penalty दे दी और 1-0 के score line से playing away to Girona ये match जीते हैं and they maintain the number 1 position in the Champions League qualification so far and they all but have qualified for the next round in the round of 16. जी लतीफ़ अल्तमश ये अब डिएगो जोटा जो हैं वो अब थोड़ा टाइम ही रह गया, कुछ दिनों में फिट होकर वापस आ जाएंगे, तो ये नूनेस की जो एक्सपेरिमेंट है मुझे लग रहा है अब ये एंड होने वाली है. 64 मिलियन पाउंड टोटल डिजास्टर, ही जस्ट हैड 16 टचेस इन द गेम, दैट्स इट. जो 4 बिग चांसेस लिवरपूल ने जो क्रिएट किए थे उसमें से 2 नूनेस को मिले थे और अगेन उन्होंने डेफिनेटली वो मिस किए. वो ये बैड इन्वेस्टमेंट मुझे अब नज़र आ रही है फॉर श्योर, क्योंकि आर्नी स्लॉट ने जब सीज़न शुरू हुआ था तब भी जोटा को प्रेफर किया था और बल्कि हमने देखा है कि लुइस डियाज को भी उन्होंने सेंटर में प्रेफर किया बनिस्बत इनके बजाय इनके नूनेस के. सो इसके अलावा अल्तमश जो एलिसन की वापसी होती है इस गेम के अंदर, मतलब अगेन कैलेहर ऑल्दो बहुत ज़बरदस्त खेला, उन्होंने अच्छी रिप्लेसमेंट साबित हुए थे वो, लेकिन एलिसन ऑफ कोर्स इज़ वर्ल्ड क्लास. और जो उनके 2 सेव्स थे, स्पेशली डैंजुमा का जो आफ्टर हाफ टाइम उन्होंने सेव किया था, प्लस एस्पिरिला का भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त शॉट सेव किया था. ही लुक्ड रियली गुड. ऑन द अदर हैंड गैज़नीगा जो हैं इनके जो जिरोना के जो कीपर थे, ही ऑल्सो पुल्ड ऑफ अ फ्यू गुड सेव्स, आई वुड से फॉर श्योर. 6 सेव्स थे ओवरऑल उनके इस मैच के अंदर. बिल्कुल, वो प्रीवियसली टॉटनम के साथ वो खेल चुके हैं प्रीमियर लीग के अंदर, सो मतलब ऑब्वियसली वो लिवरपूल से थोड़े वाकिफ होंगे. बट साला गेटिंग हिज 16th गोल ऑफ द सीजन, मतलब ही इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स. अभी ऑब्वियसली ऑफ द मैच बातें यही हो रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साला साइन करेगा नहीं करेगा, कितना ऑफर किया है, कितने साल का है. और कुछ न्यूज़पेपर्स ने कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर कर दी गई है, लेकिन अभी तक वो साइन नहीं हुई हुई है. तो वो एक ऑफ फील्ड डिस्ट्रैक्शन में कहूँगा ज़रूर है, लेकिन एटलीस्ट उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है. जी गजिंगा को मैंने लाइव देखा एनफील्ड में, टॉटनहम के साथ वो खेले थे. हैंडरसन ने गोल स्कोर किया था सेकंड हाफ में 2-1. तो मुझे बिल्कुल लतीफ़ ने जब वो बात की तो मैंने कहा बिल्कुल वो लिवरपूल से काफ़ी हद तक जो है उनको पता है कि क्या टीम है, क्या उनकी प्रोग्रेस है. बट मैं इस मैच की अगर बात करूँ जिरोना के अगेंस्ट, आई थिंक को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी एंड दे ओवर रिलायंस ऑन साला गोल्स एंड असिस्ट. साला जो है वो 70% लिवरपूल के गोल्स एंड असिस्ट में उसकी कंट्रीब्यूशन है. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं. और आई डोंट नो विदाउट साला क्या पोजीशन होती है लिवरपूल की चैंपियंस लीग में या इवन फॉर दैट मैटर प्रीमियर लीग के अंदर. दूसरा एक मैक एलिस्टर के ना होने से मुझे मिडफील्ड के अंदर काफ़ी मुझे लगा कि एक क्रिएटिव जो पिच जो एक एंकर रोल जो वो प्ले करते हैं हमेशा, वो एक थोड़ा सा लैक कर रहा था. दे कुड हैव प्लेड बेटर. न्यूनेस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट. अगर आप उनके पिछले 2 सीजन्स देखें तो ही स्कोर्ड लाइक 15 गोल्स एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ असिस्ट. लेकिन वो 64 मिलियन देके नहीं 15 गोल तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमें इस सीजन की बात करें, न्यूनेस का जो गेम है ना, जो आई थिंक वो जो वेपनरी वो यूज करते हैं, जो केओस क्रिएट करते हैं और जिस तरह का उनका पेस है, और फिर उसकी वजह से साला को मौका मिलता है या इवन फॉर दैट मैटर दूसरे पेस को मौका मिलता है, तो ही इज नॉट अ कंप्लीट डिजास्टर. द ओनली प्रॉब्लम उनके फिनिशिंग. आर्ने स्लॉट ने भी तो आज कह दिया ना कि आई जस्ट डोंट लुक एट हिज गोल्स. एग्जैक्टली वो बड़ा जबरदस्त केओस क्रिएट करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ क्यों नहीं उसको सीजन के शुरू में जब वो फिट भी थे, जब सारे लोग फिट थे, फिनिशिंग का नहीं वो बी टीम मैं आपको बताता हूं फिनिशिंग का देखिए उसका इशू है. फिनिशिंग का इशू जो है निकोलस जैक्सन का भी था. एक मिनट मेरे भाई मेरी बात तो सुन लो. निकोलस जैक्सन का भी था इशू. इस सीजन आप देखें वो बहुत बेहतरीन उनकी फिनिशिंग हो गई है. तो आई थिंक वी स्टिल वेटिंग फॉर इट. बट नॉनदलेस अगर इस सीजन के अंदर थर्ड सीजन के अंदर अगर गोल्स नहीं आते और वो नहीं होता तो डेफिनेटली ही इज ऑन द मार्केट टू बी सोल्ड. डेफिनेटली बिल्कुल सही. चलें ठीक है जी, ओवरऑल नजर डालते हैं रिजल्ट्स के ऊपर कि मैच डे 6 के क्या रिजल्ट्स रहे यूएफए चैंपियंस लीग के अंदर. इफ यू कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स राइट नाउ. There we go. So Dynamo Zagreb and Celtic का मैच बराबर रहता है, playing away in Croatia. Girona अपने होम पे हारता है versus Liverpool. Liverpool were playing away to the Spanish team and Atalanta losing at home to Real Madrid. Leverkusen जो है again बिल्कुल एंड पे जाके वो गोल करते हैं. इनफैक्ट लेवरकुसन ने कह सकते हैं कि अपना स्पेशलिटी बना ली है. 9th दफ़ा उन्होंने जो है इस सीज़न ऑलरेडी एंड में जाके गोल करके उन्होंने मैच जीता है और इंटर मिलान को उन्होंने हराया.
एंड आइनहोवन हारता है प्लेइंग अवे टू ब्रेस्ट। उसके साथ ये भी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है इस क्लब की। एंड क्लब ब्रूज जो है वो हराता है स्पोर्टिंग लिस्बन को, तो एमरम को बड़ा मिस कर रहा है स्पोर्टिंग लिस्बन। लाइप्जिग हारते हैं वर्सेस एस्टन विला, और यहाँ पे जोशुआ डरहम की बात करनी है, योहान ड्यूरॉन की बात करनी पड़ेगी बिल्कुल, सुपर सब। यस, एंड साल्जबर्ग हारती है एट होम टू PSG। अब इनका मुकाबला और मैन सिटी का काफ़ी देखने से ताल्लुक रखेगा। एंड शाख्तार डोनेस्क लूजिंग टू बायर्न म्यूनिख, थॉमस मुलर स्कोरिंग इन द 16th चैम्पियंस लीग कैंपेन। एंड मैड्रिड जो है, एथलेटिको मैड्रिड, वो हराता है ब्राटिस्लाविया को, एंड लील जो फ्रेंच टीम है वो हराती है स्टूम ग्रास को। देन जो थर्सडे को मैचेस हुए, AC मिलान बीटिंग रेड स्टार बेलग्रेड एट होम, आर्सेनल वर्सेस मोनाको, आर्सेनल जीतता है, बेनफिका एंड बोलोनिया का मैच बराबर रहता है, डॉर्टमुंड लूजिंग एट होम टू बार्सिलोना, फेयनोर्ड जो स्लॉट की पिछली टीम थी वो हराती है स्पार्टा प्राग को, एंड यूवेंटस बीटिंग सिटी, एंड स्टुटगार्ट बीटिंग यंग बॉयज। एंड स्टुटगार्ट और PSG का मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त होगा, बिल्कुल देखते हैं कि उसमें क्या होता है। एंड अगर हम टेबल पर नज़र डालते हैं यूएफए चैंपियंस लीग की, तो लिवरपूल फ्लॉलेस 6 out of 6 विन्स है, उनके फ़ौरन बाद हैं बार्सिलोना, उनके बाद हैं आर्सेनल, लेवरकूसन, एस्टन विला, इंटर मिलान, ब्रेस्ट एंड लील, एंड आई थिंक दैट्स द 8 कट ऑफ। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट टीम्स गोइंग अप टू 24 उनका जो होगा मुकाबला होगा फ्रॉम 9 to 24 फॉर द स्पॉट्स इन द राउंड ऑफ 16। मेन टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ कोर्स आर मैन सिटी एंड PSG के, इसमें से क्या ये टीम सर्वाइव कर पाएंगी एंड एटलीस्ट मेक इट टू द क्वालिफाइंग राउंड फॉर द राउंड ऑफ 16, एंड हु वुड हैव थॉट एट द टाइम ऑफ द सीजन के इस तरह से होगा। अब कुछ ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान के लोकल फुटबॉल की एंड विमेंस टीम का, जिन्होंने पिछले हफ्ते मैच खेला वर्सेस सऊदी अरेबिया इन दोहा। एक गोल से मैच बराबर रहता है। इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस बाय द पाकिस्तानी विमेंस टीम given the fact कि जब very limited resources and limited playing time and टीम इकट्ठा ही होती है साल में मुश्किल से 1 या 2 दफ़ा, उसके बाद भी सऊदी अरेबिया जैसी टीम के साथ वो अवे जाके खेलते हैं और उस मैच में वो ड्रॉ निकालते हैं। तो हमारी जो कैप्टन हैं मारिया खान, कुछ देर पहले हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, आए वो गुफ्तगू आपके साथ शेयर करते हैं। Assalamualaikum Maria, hope you're keeping well. Thank you for making time for us as always once a year. Pleasure having you on the program. One of my favorite outlets to be a part of. So if I have to wait a year, I'm happy with that. Perfect. Thank you so much, Maria, for your time as always. And of course, you guys just played Saudi Arabia, and I think it's more of a क्या कहते हैं, a yearly thing when you guys play Saudi. You guys leave the best for the last. We saw you with that crazy free kick, and then we saw Soha Hirani in this match with the corner kick, getting that goal in. Is that part of the strategy on how to play Saudi and getting those goals right at the end? Listen, anything to not lose a game, right? You're going to pull out whatever you can until the final whistle. So I think it's a great sign of, our team's resilience. There have been a few games where, we go down 1-0 either early on or, we go down first. And for us to be able to come back always and not give up, I think that's a characteristic of our team, and it's that fighting spirit. Great stuff. I'd like to ask you, because Saudi has a proper league for women as opposed to Pakistan, where women don't get so many matches throughout the year, and of course it's much different, the infrastructure, the whole football ecosystem between the two countries. Yet the two times when you guys have played the Saudi team, you guys have been able to pull off a 1-1 draw. How do you compare this team, the Pakistani team, now since you've joined them? It's been almost 2.5 years as well. Have you seen this team progressing, and where do you see them amongst the other teams within this region? Yeah, so even though we've been unbanned, let's say for 2 years, approximately 2.5 years, I think it's important, right? There was a whole year that we went without playing, right? So October 2023 was the last time we played together as a team before SAF this year, right? So which was October something, first week or second week of October. So although we've been eligible to play and compete for 2 years, let's say, we've actually really only played for a year. So, and I think again that showed in SAF, right? It showed that, it took us, that India game, it took us 30 minutes to figure out the game, right? And we got punished for it. And that's directly due to a lack of game experience and game management.
So, to your point about, Saudi having a league and Pakistan not having a league for both men and women, again, it shows in the national teams, right? Although, we were able to walk away with a 1-1 draw, you actually, if you take the Saudi team, for example, versus the Saudi team now, you would have seen the improvement amongst their players individually and as a team, right? They understand the game management. They've improved as players and as a collective because they have been playing regular football, right? They've had access to regular FIFA windows. They've had access to regular club games and their growth. And so I was a part of the league last year and I'm a part of the league this year, and the league has gotten a lot more competitive because the Saudi players have improved. So again, when we take our players, again, we have the fighting spirit, we have the raw talent, we have the fight, but again, that doesn't win games, right? You gotta, again, have that experience, that game management that, again, can directly translate into wins. And that hasn't happened for us. So, Maria, that leads me to my next question. You've been fortunate enough to play in a league, I wouldn't say all over the world, but pretty much in the top leagues. You've played in the US, then you played in the UAE, and now in Saudi as well. Do our girls have those chances? Will they be able to make it to these leagues anytime soon, or and can they at the level they're playing right now, with the Saudi league expanding and other opportunities within Asia as well? Do you see them playing in those leagues and being able to improve their game? Yeah, I think as long as we continue to provide as much regular football as we can, right? Because again, when a team is looking to find a player, right, they're looking for players with experience. They're looking for players who understand game management, who understand football, who have, a football IQ. And again, if our girls aren't playing, those characteristics are not improving. Where, the countries around us are finding ways for their girls to be playing. And again, don't get me wrong, like you'll get one-off players, that will get an opportunity. But again, if we don't even have game film to create a highlight tape for players, how are we gonna get them, access to clubs, right? Yeah, okay, you have futsal, you have 7-a-side, you have this, but teams are not looking for that, right? If they want to even invite you for a trial, you need to show them that you're playing 11-a-side football in a highlight tape or a match link that has the full 90 minutes. And again, it's difficult for our players to even provide that. So I think that kind of answers your question. Yeah, so I think realistically, we still have a long way to go. And based on what is going on right now with the way the infrastructure is in Pakistan and the lack of game time, it's still miraculous how you guys are actually able to pull off a 1-1 against a team like Saudi, who's been regularly playing, and the players keep on getting action as well. So if I have to ask you, how would you wrap up 2024? There was a women's national championship, then there was SAF. How would you do that? And then 2025, again, there's some, you guys should be getting some international matches in the coming year as well. How do you look forward to 2025? Yeah, so I think, 2024 was exciting because we had SAF to look forward to. Again, whether we were going to participate in it or not, we didn't know. Yeah. And I think that's the beauty and the chaos when it comes to football in Pakistan is, I like how you never know. Beauty in the chaos. Yeah, it is, right? Because you never know when you're going to be able to play next, right? So again, it's hard, it's difficult as an athlete, right? Being able to stay motivated, stay ready, and not know if you're going to compete or not, right? That's not easy. So for us, again, just as a team to have stayed motivated all the way up until I can't remember when our camp started, maybe beginning of October, for us to play mid-October, the SAF tournament, it was hard. But again, then us having, SAF, again, having that 1-1 draw against Bangladesh was huge because they rinsed everybody else in that tournament. So, for us to put up a performance against them and actually come out with a point, I think was, again, it's just a reflection of how, again, if we just get regular football, what we can do, right? And the potential that we have. But it sucks that we keep having to talk about the potential, right? Rather than being able to actually execute it.
Because again, at some point, players continue. Again, we have new generation of players coming in. We're going to have, older generation of players, going out. So when are we going to actually capitalize on the moment? I think for me is my biggest question to, the football community and the regulating bodies and the governing bodies in the country for football is that. So yeah, again, 2024 was nice. We really only got to play in Q4. It is what it is. Looking forward to 2025, I think unfortunately have learned to not expect to play anytime soon and to treat every game like it is your last game. And I think that's what we as a team always say, right? Is every time we step out on that pitch, one of the key messages that we have is, we have to play like this is our last game because we genuinely don't know when it's going to be our last game. So yeah, 2025, yeah, sounds great. We have, I think, the AFC Cup qualifiers or something that are coming up as well. And again, it will be one of those instances where realistically we will have to stay ready, whether we are going to participate or not, we don't know. So that is our reality. And as you've seen our girls and as you've seen our team, we will stay ready and we will show up when called upon. Excellent. Just hearing from what you're saying, it makes me understand that it's not just the actual skills which are required on the field, but mentally staying strong when you're not on the field for as long as it takes to know that anytime you will be able to ask to show up, like what you said, and then you have to perform to so many people's expectations as well, because when the results aren't there, then of course you have to hear that, oh, why isn't the team performing? But not everyone actually knows what all of and little do people know, like even for this the game we just played against Saudi now, the team together only had 2 days. Yeah, absolutely. To prepare. Even on right? this side as a journalist, it's been almost 7 to 8 years where we're discussing what can be as opposed to what should be happening. And it's quite frustrating, but we can just hope and pray and keep fighting the good fight that something good happens to Pakistan football. Very lastly, Maria, if I can ask you about your own goals as a player. I know you're playing in Saudi right now, and you just mentioned before the interview that you've got one more season with them. So do you continue seeing yourself playing in the Saudi League, and any goals you've set for yourself? Yeah, I think for me, it was funny because last year I told myself, I'm just going to play 1 year of football in Saudi, and then, I'll go back to UAE and be with my family. And, I didn't think, and that was the first year, actually, last season was the first season that I actually left my job, right? I left the corporate world and I left my office job to be able to pursue football full time. And Saudi provided me that opportunity to be able to not have a secondary job, which was great. So I was like, okay, I'm going to do this for a year and then, I'll get tired of it. My body will be hurting. I won't improve that much as a player. I won't enjoy it, right? I was thinking all of that. So I was like, yeah, easy, 1 year contract. And then I'm back home. Funny enough, my body's feeling good. I've improved as a player. I'm enjoying being a full-time football player. So I think for me, again, as I continue to, I need to be realistic, right? I do need to understand myself and my body, which, the older you get, the more you understand your body and the way it's feeling. And right now I feel good, right? I feel good. I feel healthy. I feel strong. I feel, I've improved as a player positionally. And I think that gives me the motivation to continue to keep going. So I'm not ready to hang up the boots yet. As long as I feel good, I'm going to keep going. Best of luck from all of us here. We hopefully would like to see you playing as much as you can, and for yourself and for Pakistan as well. Maria, thank you so much for making time for us. Always a pleasure having you on the program. Thank you. Thank you so much.
ये थी पाकिस्तान women's team की captain Maria Khan, wishing her and the team the best of luck going forward. And now as we come towards the end of the program, of course, इस वीक एक और बड़ी खबर ये थी कि FIFA officially announced that the 2030 World Cup will go between 3 confederations: South America, Europe, and Africa. And the big one was, which was expected, लेकिन फिर भी for the very second time, Middle East को World Cup मिला है. That is Saudi Arabia. 2034 का World Cup will be in the kingdom. नजर डालते हैं किस तरह से ये announcement हुई और quickly फिर इस पे जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं. Thank you very much. And last but not least, it is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk. Mabruk to our friends in Riyadh. Mabruk to everyone. Indeed, it will be a very interesting World Cup. अब तक जो बात कही जा रही है कि this World Cup will be hosted between 15 stadiums, 5 जिसमें तैयार हैं, another 10 to go, and 5 cities of Saudi Arabia जो हैं ये इसको host करेंगी, namely Riyadh, Jeddah, Quba, Abha and Neom, जो अभी भी बनना बाकी हैं. जो नियोम का स्टेडियम होगा वो कह रहे हैं कि तकरीबन it's going to be exactly 350 meters above sea level. ये कैसा स्टेडियम होगा, किस तरह से ये बनेगा, देखने से ताल्लुक ज़रूर रखेगा. ये क्या कहेंगे लतीफ़ इस चीज़ के बारे में? तो मैं बड़ा मैनेज किया है 2034 की बिड सऊदी को देने के लिए, इन द सेंस कि अगर आप ये अभी देखें 12 साल के अंदर एशिया को एक अगला वर्ल्ड कप मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए था. द अर्लीस्ट दैट एशिया कुड हैव होस्टेड अ वर्ल्ड कप वाज 42 एग्जैक्टली. तो यहाँ पे देखिए 26 का वर्ल्ड कप नॉर्थ अमेरिका को आपने दिया, ठीक है. उसके बाद 30 का वर्ल्ड कप 3 कन्फेडरेशन होस्ट करी, मोरक्को, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से आपकी पैराग्वाय, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वाय, उसके बाद यूरोप से आपकी स्पेन और पोर्चुगल. तो इन तीनों को आपने यूं एलिमिनेट किया ताकि एशिया का स्लॉट एम्प्टी, एशिया और ओशियाना बस 2 ही ऑप्शन थे, और ओशियाना के अंदर सिर्फ न्यूजीलैंड आता है. ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो पार्ट ऑफ एशिया बाय द वे. तो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया की बिड आने वाली थी, उनको उन्होंने हल्का सा कह दिया कि आपका कोई सीन नहीं है. नहीं, वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ किसी और की बिड आने वाली थी, बिकॉज ओशियाना की कन्फेडरेशन न्यूजीलैंड की टोटली डिफरेंट है. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कैन नॉट होल्ड इट साइमल्टेनियसली. वो एक वर्ल्ड कप कभी भी होस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज कन्फेडरेशंस का फर्क आ जाता है यहाँ पे. चाइना की भी बात हो रही थी कि वो होस्ट करे, बट लेकिन कुछ भी ना, वो अनकंटेस्टेड बिड थी. और बड़े मजे की बात, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ अल्तमश के ये बाय राउंड ऑफ अपलॉज ये वोटिंग हुई है. अदरवाइज जो वोटिंग होती है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, पता चलता है कि किसने किसको वोट किया, किसने वोट नहीं किया. या तो कुछ था ही नहीं ना, तो वोट किसको देते? बाय अपलॉज मतलब अब एब्सटेन भी तो कर सकते हैं. तो किसी को अगर कोई मेंबर नेशन एब्सटेन करना चाह रहे तो अब पता ही नहीं लगेगा कि कोई ऐसा था भी कि नहीं. आई थिंक नॉर्वे जो था उन्होंने एब्सटेन किया था इस चीज़ के ऊपर, या उनके रिजर्वेशंस थे. उन्होंने शायद तालियां नोटिस की होंगी, उन्होंने तालियां नहीं बजाई. मतलब आई मीन इट वाज वेरी वियर्ड. आई मीन ये बड़ा स्टेज किया है सऊदी अरेबिया को देने के लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया की बिड आनी थी, उनको कह दिया गया था कि आप ना करें, कोई आपका सीन नहीं है. ऐसा ही था. जी उस्मान जी बिल्कुल. ये 12 साल बड़े कम एक अरसा है जिसके अंदर एक बल्कि मैं तो ये समझता हूँ हमारी मेमोरीज. अच्छा, हम एशिया कह रहे हैं, हमें एशिया भी नहीं कहना चाहिए, मिडिल ईस्ट के खित्ते में दूसरा वर्ल्ड कप विद इन 12 इयर्स. आई मीन बहुत बड़ी बात है. और जिस तरह की हमने आपने भी विजुअल्स पहले भी दिखाए थे, और नियोम जो स्टेडियम है और भी जो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है, आई थिंक बहुत एक बड़ा माइटी टास्क ज़रूर है. लेकिन जिस तरह से ये रोनाल्डो की जर्नी से अगर हम शुरू होते हैं और जिस तरह से ग्रोथ की है इन टर्म्स ऑफ लाइक लीग की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी लीग की बात मैं कर रहा हूँ, जो फुटबॉल ग्रो होगी उस टाइम तक. और हमने रोनाल्डो का बयान भी देखा जब ये चीज़ अनाउंस हुई है, ही वाज वेरी एक्साइटेड आल्सो. आई थिंक एक्साइटिंग टाइम्स. और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये जो कतर की जो मेमोरीज़ हैं वो मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ कि सऊदी जो वर्ल्ड कप किस तरह से होगा और वो क्या मामलात हैं. हमें एक कम हुलिगन्स नज़र आएंगे वहाँ पे, ज़्यादातर फैमिली नज़र आएगी. तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है कंपेयर टू अदर प्लेसेस. बट बिसाइड ये रीज़न बिल्कुल सिग्निफिकेंट है कि जो साउथ अमेरिका में 3 मैचेस होंगे, यूरुग्वाय, पैराग्वाय, अर्जेंटीना के शुरू के 3 मैचेस, उसके बाद फिर मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन. तो आई थिंक उसकी वजह से जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो सऊदी अरब को बिल्कुल एक क्लियर पाथवे मिल गया था. बिल्कुल सही. चलें जी, विशिंग सऊदी
the Saudi management, the authorities, the very best of luck. कि तमाम निगाहें उनके ऊपर होंगी कि अगले 10 साल में किस तरह से वो अपने स्टेडियम्स को रेडी करते हैं, and especially NEOM जो 350 feet above sea level होगा. Wow, that will definitely be a spectacle in itself, and let's see how that pans out. जाने से पहले let's have a look at the European newspapers. किस तरह से उन्होंने जो है midweek action को उन्होंने cover किया. Let's have a look on our screens right now. And starting off with AS, ये स्पेन का अखबार है. इनके फ्रंट पेज पे हैं Jude Bellingham जो तीसरा गोल करते हैं for Real Madrid versus Atalanta. And Daily Express Sport, इनके फ्रंट पेज पे you've got the Liverpool players Trent and Salah. Slot spot shot. एंड मार्का ये स्पेन का अखबार है, मेनली आउट ऑफ मैड्रिड, जिनको रियल मैड्रिड का माउथपीस भी कहा जाता है. इनके फ्रंट पेज पे यू गॉट द रियल मैड्रिड प्लेयर्स आफ्टर द विन वर्सेस एटलांटा. एंड मार्का ये है थर्सडे सुबह का. दे आर कवरिंग द विन ऑफ एथलेटिको मैड्रिड जिन्होंने अपना मैच जीता था. एंड छोटी सी कवरेज दी है उन्होंने बार्सा को. मंडो डेपोर्टिवो ये भी स्पेन का अखबार है, ये आता है कैटलोनियन रीजन से. एंड दे आर कवरिंग बार्सिलोना's विन ओवर बोरुसिया डॉर्टमुंड. And Mirror Sport के front page पे you've got Juve got a fight now. Pep 2-0 से Juve हराता है. Slow clap for FIFA in World Cup bid farce. जाहिर बात है इंग्लिश मीडिया को तो रोना है कि क्यों मिल गया सऊदी अरेबिया को, क्योंकि उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा फिलहाल बहुत सालों से. स्टार स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे you've got Weston McKennie, Weston Supermare 2-0 से वो हराते हैं. एंड टाइम्स के फ्रंट पेज पे Pep Guardiola from bad to worse. And the Times again इनके front page पे you've got City and Juventus and नीचे है Saudi World Cup backlash. लेकिन backlash सिर्फ वहीं से आ रहा है और तो कहीं से नहीं और कहीं से तो खामोशी है, किसी ने कोई ऐसा शोर नहीं मचाया है. Exactly. And Daily Express Sport के front page पे Erling Haaland, City failed turn in City failed Turin test, Turin जहाँ से Juventus belong करती है. और राइट हैंड पे साका नजर आ रहे हैं फॉर आर्सेनल जिन्होंने मोनाको को शिकस्त दी. एंड गार्डियन के फ्रंट पेज पे अगेन इट्स द सिटी यूवेंटस मैच, अ वोट विदाउट अ वोट, द सऊदी वर्ल्ड कप इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस एंड डिस्डेन. ये कहता है गार्डियन. ला गजेटो डेलो स्पोर्ट इनके फ्रंट पेज पे यू गॉट व्लाहोविच एंड ये अपने ही प्लेयर को प्रमोट कर रहे हैं. एंड दे विन वर्सेस मैन सिटी. एंड टू स्पोर्ट इनके फ्रंट पेज पे भी यू गॉट व्लाहोविच एंड यही कवर कर रहे हैं द मैच वर्सेस मैन सिटी जो यूवेंटस ने जीता 2-0 के स्कोर लाइन से. एंड मिरर स्पोर्ट इनके फ्रंट पेज, ये आज सुबह का मिरर स्पोर्ट है, चेक मेट क्योंकि चेक रिपब्लिक में ये मैच हुआ था ऑफ यूनाइटेड वर्सेस विक्टोरिया प्लेजेंट. एंड सन स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे यू गॉट द गुड, द अमैड एंड द अगली. दैट्स अ फनी हेडलाइन. एंड स्टार स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे यू गॉट मैरी रेस्मस कि उन्होंने 2 गोल्स किए वर्सेस विक्टोरिया प्लेजेंट. एंड डेली मेल के फ्रंट पेज पे यू गॉट बिग एन ऑफ द हुक, 1-1 से इनका मैच बराबर रहता है विद रेंजर्स. एंड टेलीग्राफ आज सुबह का जो टेलीग्राफ था उस पर यू गॉट यूनाइटेड एंड नीचे सिटी टू फास्ट ट्रैक मेजर रीबिल्ड. तो मैं 2 प्लेयर जो लिंक किए जा रहे हैं वो जुबी मेंडी हैं और न्यूकासल के गुमेरिस हैं, ब्रूनो गुमेरिस. बिल्कुल सही है. डेली एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे नीचे हैं पेप गार्डियोला सिटी स्प्री, गार्डियोला टू टेरा ब्लूप्रिंट एंड स्पेंड बिग इन January. And then you've got the United match, United show of fight a delight for Amorim. And Gazzetta dello Sport ये है कवर कर रहे हैं AC मिलान को जो उनका मैच वो जीते हैं. And Star Sport January sale, that's interesting क्योंकि अब बहुत सारा ब्रिटिश स्पेशली इंग्लिश मीडिया जो है वो स्पेकुलेट कर रहा है कि रैशफोर्ड जो है उनको बेच दिया जाएगा इन द January ट्रांसफर विंडो. तो जो एकेडमी के प्लेयर हैं तो प्योर प्रॉफिट की तरह वो बुक में शो और कर सकेंगे. लास्ट बट नॉट लीस्ट टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे मोहम्मद सलाह, रैशफोर्ड कुड बी सोल्ड अमिड लाइफस्टाइल कंसर्न्स. अब देखते हैं कि रैशफोर्ड को वाकई बेचा जाता है इन दिस January ट्रांसफर विंडो या वो रहते हैं. But that time will tell. And जहाँ टाइम की बात हो रही है, we are also time for this show. Thank you very much for being with us. And before we go, let's take a quick prediction for the Manchester derby. Lateef, thank you for coming on the program. क्या prediction कर रहे हैं आप? Ultimately, thank you for having me. But मुझे ये लग रहा है कि वो जैसे मैंने कहा जो ज़्यादा बुरा खेलेगा, क्योंकि दोनों टीमें इतनी बुरी हैं, तो मैं draw देख रहा हूँ. Between City and United. And उस्मान आपका बहुत शुक्रिया. क्या prediction है आपकी? मेरी personal preference तो ये कि दोनों हार जाएं, which is 1-1 का draw. और जो लग तो ये रहा है कि ड्रॉ ही होगा. बट अगर देखा जाए तो अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूनाइटेड दे आर फेवरेट्स टू विन इट.
अभी तो उन्होंने FA कप में हराया है उनको नहीं, फाइनल लेकिन में। अब जो करंट फॉर्म के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है Not too long ago, sorry. हाँ, too long ago नहीं, लेकिन ये जो डाबी होता है इट्स डिफरेंट फ्रॉम FA कप का फाइनल बिकॉज ऑफ कोर्स वो जीते हुए थे। पर ये मैच जिस तरह की फॉर्म चल रही है, मुझे लग रहा है यूनाइटेड शायद जीत जाए, बट मुझे लगता यही है कि ड्रॉ वुड बी अ डिजर्व रिजल्ट। चलें, आप दोनों ड्रॉ कह रहे हैं, मंडे को आप लोगों दोनों की याद दहानी के लिए हम फिर से इस बात को ज़रूर करेंगे। एंड आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह तमाम प्रीमियर लीग के मैचेस आप देखेंगे लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन योर फेवरेट स्पोर्ट्स चैनल PTV स्पोर्ट्स। ज़रूर आप एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस आवर। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। पूरी टीम की जानिब से फॉर नाउ गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।